Hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean, and today I am back with a new video, that is chapter number 5, When People Rebel 1857 and After. So this is the NCERT class 8 history books chapter, and the chapter was very long, that's why I divided it into two parts. This one is the first part. So without wasting much time, let's get started. If you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe my channel and also like the video. So चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, मतलब 1857 और उसके बाद के कुछ साल जब लोगों ने या हमारे मतलब लोग एंसेस्टर ही थे या कुछ लोग थे, उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट किया, उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया और कहा कि हम लोगों को चाहिए कि आप लोग हमें आज़ादी दें. तो वही शायद कुछ साल थे. अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें या कुछ और मूवमेंट्स की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, उन सभी फ्रीडम फाइटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो शायद वही साल थे जब हमने देखा कि वो जितने भी हमारे किंग्स हैं या क्वींस हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू किया, और ताकि आने वाली जनरेशन्स को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. और यही शायद रीज़न था कि इस दौर में रानी लक्ष्मीबाई जैसे, भगत सिंह जैसे बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स सामने निकल के आए और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए भी मांग की. सो ये चैप्टर है ये कि आज़ादी से संबंधित, और ये चैप्टर इतिहास की बात करें या हमारे आज की बात करें, आज हम जो जीवन जी रहे हैं, जो लाइफ जी रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं इसी चैप्टर की वजह से है. मतलब इसी चैप्टर की नहीं, मतलब यही जो चैप्टर है इसी के ऊपर बेस्ड है. सो सिपॉइज एंड पीजेंट्स, सबसे पहले फिगर दिया हुआ है, फिगर 1, देयर इज सिपॉइज एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवॉल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1857. सिपॉइज सबसे पहले बताना चाहूँगी, सिपॉइज होता है इंडियन सोल्जर सर्विंग अंडर ब्रिटिश, यानी कोई भी इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम करेगा उसको हम सिपॉय बोलेंगे. उस टाइम पे क्या होता था, हमारे जो सिपॉइज थे, हमारे कुछ जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, उनको काम करना पड़ता था ब्रिटिशर्स के अंडर. किसके लिए? फॉर मनी, पैसे के लिए. और अगर आपको पता है पैसे के लिए तो उनको काम करना पड़ता था, क्योंकि मनी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू नरिश देयर फैमिली टू. तो यही था. और वो पीजेंट्स और जब वो इकट्ठा कर रहे हैं उसका यहाँ पे इन्होंने सिंपल सी फिगर दी हुई है, पॉलिसीज ऑन द पीपल. So, in the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि जैसे कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ थी, उनका कुछ इफेक्ट था, उनका प्रभाव था अलग अलग लोगों पे. किन लोगों में था? किंग्स पे था, क्वींस में था, पीजेंट्स पे था, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल, सोल्जर्स, अलग अलग तरीकों में सभी पे था. सो यू हैव ऑल्सो सीन दैट पीपल रिजिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट एंड गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट. हमने देखा सेंटिमेंट, पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ, रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज. लोग हमेशा उस चीज़ के खिलाफ जाएंगे, हमेशा उस चीज़ का विद्रोह करेंगे जो उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी सेंटिमेंट मतलब कि फीलिंग, जो उनकी फीलिंग्स को हार्म पहुंचाएं, उनकी फीलिंग के लिए बुरे हों. सो वही चीज़ें थी कि उनको राजा महाराजाओं की बात करें, किसी और की बात करें, पीजेंट्स की बात करें, उन्हें लगता था कि ये ब्रिटिशर्स क्या करें, हमारे रिलीजन को तबाह करने की कोशिश करें. और शायद वही रीज़न थे जिसकी वजह से उन्होंने विद्रोह करने शुरू कर दिए. नवाब लॉस देयर पावर. तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि नवाब ने भी अपनी पावर को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, गवा दिया. Since the mid 18th century, नवाब्स एंड राजाज had seen their power erode. erode मतलब कि बहना, ख़त्म होते जाना. जब बात करें अगर मिड 18th सेंचुरी की, अब जैसे कि 18th है तो मतलब कि 70s की टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि नवाब वो जो राजा थे उनकी पावर धीरे धीरे बहती चली जा रही है, ख़त्म हो रही है. और धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनकी अथॉरिटी और ऑनर, जो उनकी अथॉरिटी थी, जो उनकी पावर थी, जो उनका डिग्निटी थी, अपना आत्मस्वाभिमान था, आत्मसम्मान था, वो भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा था. तो जो जो वहाँ पे उनके किंग थी, क्वीन थी या कोई भी था, तो उनको वहाँ से धीरे धीरे निकाला जा रहा था. फिर उनको कोर्ट की तरफ लेके जा रहे थे, मतलब कि उनके खिलाफ वो जैसे रिपोर्ट्स तैयार कर रहे थे, जो मतलब उनका जो आज़ादी थी उसको कम कर रहे थे. आर्म्ड फोर्सेस जो उनकी थी उनको ख़त्म कर रहे थे, उनको अपने साइड बुला रहे थे, या तो उनसे हथियार ही छीन रहे थे. और उसके बाद रेवेन्यू और टेरिटरी भी वो अलग अलग लेवल्स पर उनसे ले रहे थे. मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. बहुत ज़्यादा रूलिंग फैमिली, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की फैमिली भी थी, उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई करी, लेकिन उन्होंने नेगोशिएशन इसलिए बोली कि भाई अगर हमारे आने वाली, मतलब जैसे रानी लक्ष्मीबाई का अडॉप्टेड सन था दामोदर, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, कि जिसके अंडर हम देखते हैं कि जो भी हमारे
कोई अडॉप्टेड सन है या अडॉप्टेड कोई भी बच्चा उनका, उसको राइट नहीं मिलेगा अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टी में। तो यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई चाहते थे कि उनके जो बच्चा है दामोदर उसको राइट मिले, लेकिन हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी बट शी वॉज नॉट सक्सेसफुल एट ऑल। तो उन्होंने, और नेगोशिएट का मतलब होता है ऑब्टेन और ब्रिंग आउट बाय डिस्कशन, वो चाहती थी कि बातचीत से उसका हल निकल आए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। अब पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि उनको लड़ाई करनी थी। वो चाहते थे कि रानी लक्ष्मीबाई उनके साथ क्या करें, युद्ध करें और किसी तरह से वो उनको मर जाए। मतलब इफ रानी लक्ष्मीबाई डाइड, अगर वो मर गई तो क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी, यानी कि ब्रिटिशर्स को मिल जाएगी। तो नेगोशिएशन का यही मतलब हो गया, बातचीत से समाधान निकालना। फिर क्या हुआ, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने बोला कि जो कंपनी है वो उनके बेटे को मतलब एज उत्तराधिकारी घोषित कर दे, क्योंकि उनके पति की मौत हो चुकी थी। नाना साहेब जो कि एडॉप्टेड सन थे, किसके एडॉप्टेड सन थे? पेशवा बाजीराव टू के। उन्होंने भी गिड़गिड़ाए, उन्होंने भी डिफेंस किया कि भाई मेरे पापा की पेंशन मुझे मिलनी चाहिए जब वो मर जाएं। तो क्या हुआ कि भगवान अगर वो मर जाएं, सो हाउ एवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दिस प्लीज। तो क्या हुआ कि सुपीरियरिटी मतलब सुप्रीमेसी, उसको पता था कि हम सुप्रीम है, हमें ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा पावर है। एंड मिलिट्री मतलब कि आर्मी का पता है ना आपको क्या होता है, मिलिट्री पता है क्या होती है? सो आर्मी, और वो चाहते थे कि जो भी उनकी सुप्रीम पावर है या उनकी जो अथॉरिटी है कुछ भी है, तो वो चाहते थे, उनको पता था कि वो हाईएस्ट, और वो चाहते थे कि वो जो हाईएस्ट हो। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने शिकार उनकी इन दलीलों को, उनकी सफाई को बिल्कुल खारिज कर दिया। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। तो अवध जो थी लास्ट टेरिटरी थी जिसको उन्होंने मतलब कैप्चर किया था। 1801 में एक सब्सिडरी अलायंस अवध के ऊपर लगाया गया था और 1856 में फाइनली उसको वापस भी ले लिया गया। तो अवध लास्ट टेरिटरी थी जिसको उन्होंने एनेक्स्ट किया था, यानी कि लिया था। और क्यों मतलब लिया था पता है? सब्सिडरी अलायंस सबको क्या होता होगा? सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा समझौता होता था उस वक्त में कि राजा महाराजाओं को ब्रिटिशर्स बोलते थे हम आपको मिलिट्री देंगे, अपनी मिलिट्री देंगे, उसके बदले हमें क्या चाहिए? मनी, यानी कि पैसा चाहिए। पहले नंबर तो पैसा चाहिए, दूसरे नंबर हमें चाहिए राइट्स, यानी हम आपके राज्य के राइट्स भी हम लेंगे, यानी कि जो भी वहाँ के मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो मैकेनिज्म वो हम ही करेंगे। गवर्नर जनरल की बात करें डलहौजी की, उन्होंने बोला कि टेरिटरी को मिसगवर्न किया जा रहा था और उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी। वो क्या चाहते थे कि हर एक राज्य में, हर इलाके में उनका ट्रेड प्रॉपरली चले। अब तो वो रूलिंग पे उतर आए हैं, लेकिन पहले वो ट्रेड चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल डलहौजी ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हैं, मिसगवर्न करें अच्छे से, यहाँ पे इनका कोई मतलब प्रॉपर रूल नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको अच्छे से करने के लिए कि यहाँ पे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चले, इसलिए हम चाहते हैं कि ब्रिटिश रूल के अंडर ही आए। वो कितनी इंटेलिजेंट तरीके से इन्होंने बोला। सो कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड। मतलब कि कंपनी ने ये तक सोच लिया था कि हम मुगल्स को एंड पे ले आएंगे, मतलब खत्म कर डालेंगे। तो जो नेम था, आप तो धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, पहले मुगल्स उनके नाम को कौन से हटा रहे थे, अब इन्होंने मुगल्स के नाम को ही अपने जो उनका मुगलों का मतलब राज्य था वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने बोला कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उसकी जो फैमिली है उसको रेड फोर्ट से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद उनको अलग जगह दी जाएगी दिल्ली में, जहाँ वो रह सकें, खा पी सकें, अपनी ज़िंदगी का बाकी वक्त गुजार सकें। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट मुगल किंग होगा और उसकी मौत के बाद कोई भी उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा। हालांकि उसके जो बच्चे या आगे जो उनका बेटा बेटी कुछ भी, उनको प्रिंस, राजकुमारी या राजकुमारी, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, या उनको राजकुमार का दर्जा ही मिलेगा और उसके आगे उनको एम्परर या किंग नहीं बनाया जाएगा। द पीजेंट्स एंड सिपॉयज। तो पीजेंट्स की बात करें, हमें पता है पीजेंट क्या होते हैं, फार्मर, और सिपॉय होते हैं इंडियन सोल्जर सर्विंग अंडर ब्रिटिश। कोई भी इंडियन सोल्जर जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर काम करता है। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब पीजेंट की बात करें और ज़मींदार की बात करें तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि रिसेंटेड मतलब बी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। क्यों गुस्से में थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको परेशानियाँ थी। किससे परेशानियाँ थी? ज़मींदार रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब वो हाई टैक्स उनसे मांगते थे, हालांकि वो उनको लोन में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा ही देते थे। और रिजिड मतलब हो गया हार्श, यानी कि बिल्कुल ऐसे रूड टाइप के जो उनके मेथड्स थे उनसे उनको नफरत थी। और उसके बाद और भी शायद बहुत ज़्यादा कारण थे जिसके वजह से उनको गुस्सा आता था उन लोगों के ऊपर। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस।
अब हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं उनको कभी भूखा ना रहना पड़े, उनको कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना ना पड़े। तो यही चाहते थे इनके पेरेंट्स भी, कि इनके पेरेंट्स जो हमारे जितने भी ये थे हमारे पीजेंट्स थे उस टाइम के, ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी जनरेशन के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ संभाल के रखा था। लेकिन वो भी चला जाता था, क्योंकि जब वो मनी लैंडर से ऑटोमेटिकली अगर आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स मांगा जा रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा वो टैक्स या रेवेन्यू मांगा जा रहा है, तो आप श्योरली लोन तो लोगे ही। अब लोन लोगे तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, कि अगर हम आपका लोन नहीं चुका पाए तो हम आपको अपनी ज़मीन दे देंगे। तो यही होता था जब वो लोन वापस नहीं दे पाते थे, क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा होता था, क्रॉप प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी कभी, तो उसकी वजह से उनकी जो लैंड थी वो भी उनके हाथ से निकल जाती। तो बात करें इंडियन सिपॉइज की, पहले तो बात करिए पीजेंट्स की। अब इंडियन सिपॉइज की बात करें तो उनको भी कंपनी के कारण बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट यानी कि डिससेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन, उनको बहुत ज़्यादा दुख था इस बात का, क्योंकि उनको सूबेदार से ऊपर का रैंक मिलता ही नहीं था, और उसकी वजह से उनकी अगर पे भी अच्छी नहीं होगी, अगर अच्छा रैंक नहीं होगा, अच्छी प्रमोशन नहीं होगी, अलाउंसेस भी नहीं मिलेंगे, और जो उनकी कंडीशन थी सर्विस करने की वो भी बहुत बुरी थी। और कुछ न्यू रूल्स उन्होंने बनाए थे जिसकी वजह से वायलेटेड, मतलब कि अब्यूज, एक किस्म की गाली थी जो उनके धर्म को, तो वो भी शायद बहुत बड़ा रीज़न था कि उनको लगता था कि बहुत ख़राब हो रहा है। एंड जो उनकी सेंसिबिलिटीज़ थी, जो उनके बिलीव्स थे, जो उनके सेंटिमेंट थे, जो उनके फीलिंग थे, उनको बहुत नुकसान पहुंचा था। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट। उस वक्त बोला जाता था, हम जैसे बोलते थे लक्ष्मण रेखा थी, एक लिमिट होती है, हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना होता, तो वैसा ही कुछ था। वो बोलते थे कि अगर आप लोग यहाँ अपने इस सी से क्रॉस करके, जैसे कि ये सी है, इसको क्रॉस करके गए तो मतलब आप अपने धर्म को लांग के जाओगे, आप लोग फिर हमारे धर्म के नहीं हो, और फिर वो अपने रिलीजन के खिलाफ होता था। तो 1824 में सिपॉइज को बोला कि आप बर्मा में जाइए, बर्मा जिसको हम म्यांमार बोलते हैं आज भी, तो वो कि सी रूट से, लेकिन टू फाइट फॉर द कंपनी की कुछ लड़ाई झगड़ा है, आप वहाँ पे कंपनी के लिए लड़ने जाइए। लेकिन जो हमारे वहाँ के सोल्जर या सिपॉइज थे उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं फॉलो कर सकते, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला हम लैंड रूट से चले जाएंगे लेकिन समुंदर से नहीं जाएंगे। फर्क तो कुछ नहीं था, लेकिन शायद उनके धर्म में ही कुछ ऐसा होता होगा। So they were severely punished and since the issue did not die down, तो उनको बहुत बुरी तरीके से उनको मतलब पनिश किया गया, और उसके बाद उन्होंने मतलब उनको फिर तब भी वो जो इशू था वो तब भी दबा नहीं। 1856 की बात करें तो कंपनी ने एक नया लॉ बनाया कि उन्होंने बोला हर एक इंसान जो एम्प्लॉयमेंट जाता है कंपनी में, उसको ये बात के लिए तो हमेशा तैयार रहना होगा कि अगर कभी कंपनी को ज़रूरत पड़े कि हम ओवरसी यानी कि समुंदर लांग के जाएंगे तो वो वहाँ पे ज़रूरी रहेगा। जैसे ये समुंदर है, यहाँ से हम लांग के जाएंगे, तो वो उन्होंने बोला कि आपको ये मानना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर नौकरी चाहते हैं। Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages, so the anger of the peasants quickly spread among the Sepoys. तो Sepoys बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते थे कि भाई कंट्री साइड में हमारे देश में क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो थे पीजेंट थे उनमें से, कि मतलब हम बोलते हैं ना फैमिली बैकग्राउंड इज़ बेसिकली पीजेंट, वो फैमिली बैकग्राउंड उनका पीजेंट था, और उसके बाद जो उनकी फैमिली रह रही थी विलेजेस में, वो भी शायद बहुत बड़ा रीज़न था। इसलिए जो उनका गुस्सा था वो बहुत जल्दी फैल जाता था सिपॉइज के बीच भी। ठीक है, फिर है ऊपर एक क्वेश्चन भी इन्होंने दिया है। इमेजिन यू आर अ सिपाही इन द कंपनी आर्मी एडवाइजिंग योर नेफ्यू नॉट टू टेक एम्प्लॉयमेंट इन द आर्मी, व्हाट रीजंस वुड यू गिव? एंड इफ आई वाज अ सिपाही इन दैट आर्मी देन आई विल श्योरली एडवाइज माई नेफ्यू नॉट टू कम इन द आर्मी बिकॉज दे वर नॉट गिविंग अस द प्रॉपर राइट्स, प्रॉपर पे, प्रॉपर अलाउंसेस, एंड देयर वाज सम ऑफ द कंडीशंस that were violating us, and I would have surely said to him or her, my nephew, then him will come, my nephew, that we can't go upper than the rank of subedar, then you should also not come here. So that were some of the reasons that I would have given to my nephew if I was there in that sepoys regiment or any army. So responses to reforms, अब जो वो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे थे कौन? ब्रिटिशर्स। अभी रिफॉर्म यानी कि इम्प्रूव करना, तो उनके लिए कुछ उनको रिस्पॉन्सेज थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। ब्रिटिश को लगता था कि इंडियन सोसाइटी को, हिंदुस्तानी समाज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। लास्ट वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। सो शायद उस वक्त में भारतीय समाज को असल में बदलने की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने देश के खिलाफ बोल रही हूँ, बट आई थिंक मैनी ऑफ यू विल एग्री दैट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग कि हम लोग किसी औरत को अपना उसका राइट नहीं देते हैं क्योंकि सिर्फ क्योंकि उसका हस्बैंड मर गया। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ द मोस्ट
वैल्यूएबल थिंग दैट दे डिड इन दैट टाइम, और मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ ही लगती है। एंड वो बहुत अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने ये सब कुछ लॉस पास किए कि पहले क्या होता था कि अगर एक औरत की शादी होती है, जब उसके हस्बैंड मर जाएंगे तो उसको भी जलती चिता में जहाँ पे उनको जलाएंगे या दफन करेंगे वहीं पे उसको भी मरना पड़ेगा, जल के मरना पड़ेगा, मतलब जिंदा औरत को खुद ही जलना पड़ेगा अपनी मर्जी से। एंड टू एनकरेज, ताकि अगर किसी औरत का पति मर जाए तो उसको फिर से शादी करने की इजाज़त मिल जाए। पहले पहले हमारी हिंदू सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। बहुत ज़्यादा हमारी जो इंग्लिश में बोलते हैं, आज आई वॉज ऑल्सो स्पीकिंग इंग्लिश, तो वो शायद कहीं ना कहीं जो मैं यहाँ से हम ये पढ़ रहे हैं ये भी तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश की लैंग्वेज की जो ये एक एजुकेशन थी वो एक्टिवली यानी कि एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से इसको प्रमोट किया गया। 1830 की बात करें तो कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को बोला कि आप अपने डोमेन में अपने काम से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज़ मतलब कि जो उनके इवेंगलिस्ट होते थे या धर्म प्रचार प्रसार करने वाले जो उनके क्रिश्चियन मिशनरीज़ होते थे। तो इवेंगलिस्ट का स्पेलिंग EVANGELIST। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करिए, यहाँ पे रहिए, लेकिन आपको धर्म परिवर्तन की हम मतलब आज़ादी भी दे देंगे। तो उन्होंने बोला 1850 फिर में फाइनली एक लॉ बनाया गया कि क्या हो जाए कि क्रिश्चियनिटी में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो अपने धर्म को, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। और इंडियन को मतलब कि इससे क्या होता था कि जो इंडियन था पहले, आज हम देखते हैं ना कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहें तो पेरेंट्स हमारे अलो नहीं करते और फिर वो बोलते हैं हम आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। और शायद ये भी थोड़ी अच्छा था कि मतलब धर्म परिवर्तन, लेकिन इतना कुछ ये भी खास नहीं था। सबसे अच्छा था वो जो सती वाला उन्होंने बताया। सो जो हमारा कन्वर्जन था क्रिश्चियनिटी का कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को ले सकते थे, और बहुत ज़्यादा इंडियंस को लगा कि वो हमारे धर्म को और हमारा जो एक धार्मिक तरीका है जीवन जीने का उसको बर्बाद कर रहे हैं। फिगर यहाँ पे दी हुई है, सिपॉइज एक्सचेंज न्यूज़ एंड रूमर्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दिल्ली भी वहीं पे आता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सिपॉइज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूज़ चेंज कर रहे हैं, रूमर्स अफवाहें चेंज कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मतलब बातचीत कर रहे हैं आपस में। नीचे है थ्रू द आइज ऑफ पीपल, सॉरी ऊपर एक और हमारा छोटा पैराग्राफ छूट गया। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस, यू विल रीड अबाउट। तो मतलब बहुत ज़्यादा थे जो चाहते थे कि इंप्रूवमेंट हो भारतीय समाज में, लेकिन सारी नहीं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं उस वक्त में उस दौर में होती तो मैं श्योरली ये जो उन्होंने री मैरिज ऑफ विडो और सती वाला उन्होंने खत्म कर मतलब री मैरिज ऑफ विडो को प्रमोट किया, विधवा की दोबारा शादी को प्रमोट किया और ला बनाया कि सती खत्म करेंगे, तो वो शायद अच्छा था। लेकिन बाकी वाले मुझे इतने कुछ खास लगे नहीं, तो मैं उनको प्रमोट नहीं करती। सो अगर लोगों की आंखों से देखा जाए तो वो क्या कहते हैं अब ये देखेंगे। सो टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल थिंकिंग इन दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्सेज 1 and 2। ये पढ़ेंगे हम नीचे सोर्सेज। बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते इनको बिकॉज दे आर वेरी मच लेंथी एंड वो मतलब वहीं के टाइम के होते हैं। द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ मतलब बताया हुआ है ये किस्म का एक उन्होंने कुछ लिखा होगा, वहीं से इन्होंने एक्सेप्ट लिया हुआ है, एक पार्ट लिया हुआ है। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ मतलब 84 रूल्स का कुछ बुक या कुछ चैप्टर होगा जहाँ से इन्होंने ये लिया है। Given here are excerpts from the book मझा प्रवास। तो रिटन भाई विष्णु भट्ट गोड्स, एक ब्राह्मण थे जो कि एक महाराष्ट्र के विलेज से। तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक एक्सेप्ट दिया हुआ है, मतलब एक ऐसे छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, जैसे हम कहीं बुक से या चैप्टर से पार्ट लेते हैं ना, पैराग्राफ या कुछ भी, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। तो बोलते हैं मजना प्रवास, जो कि विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा हुआ है, जो एक ब्राह्मण थे महाराष्ट्र में, विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा था मजना प्रवास। ही एंड हिज अंकल हैड सेंट आउट अटेंड अ यजना बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा। तो मथुरा की बात करें तो मथुरा में वो जा रहे थे, वहाँ पे एक यजना मतलब वहाँ पे एक सोशल प्रैक्टिस होता है ना, बलि चढ़ाते हैं जैसे, वहाँ अटेंड करने वो जा रहे थे। तो विष्णु भट्ट लिखते हैं कि वहाँ पे उन्होंने कुछ सिपॉइज मिले, इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे वो मिले, और उन्होंने बोला कि आप लोग आगे अपनी जर्नी को प्रोसीड मत करिए, आगे मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मासिव मतलब कि हैवी मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके की अपहीवल मतलब खलबली मची हुई है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से आगे लोगों को पीटा मारा कुछ ऐसा जा रहा है। सो आप क्या कीजिए, गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 days। उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे मत जाइए। तो अभी बोलते हैं कि उन्होंने क्या बोला, द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उन्होंने बोला डिटरमाइंड मतलब श्योर, दृढ़ है वो, वाइप आउट मतलब इरेज मिटा देंगे, तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे वो किसको, हिंदूज और मुस्लिम के इन रिलीजन्स को। उन्होंने 84 रूल्स बनाए हैं और उन्होंने उसको बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों के बीच में अनाउंस किया कलकत्ता में। उन्होंने बोला कि ये जो किंग्स हैं इन्होंने रूल्स को मतलब मानने से इनकार कर दिया है, और इसी वजह से इन्होंने इंग्लिश जो कि
जितने भी उनके खतरनाक से किंग्स हैं, फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो चले गए हैं अपने अपने घरों में, और इसी कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है, बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे कुछ होने वाला है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। दैट द किंग्स ऑल रिटर्न टू द कैपिटल्स इन ग्रेट एंगर। और उसके बाद क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे हमारा रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, इसलिए आप चले जाइए वापस घर पे। और यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी कैपिटल में चले गए हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो प्लान्स बना रहे, मतलब योजनाएं बना रहे, और डेट फिक्स किया है कि कब रिलीजन या फिर कोई सीक्रेट प्लान बना रहे हैं कि हम क्या करेंगे, वहाँ क्वार्टर से एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर सेंड करेंगे और फिर हम अपने प्लान को लॉन्च करेंगे। क्या प्लान था कि वहाँ पे उनके रिलीजन को खत्म करना, टोटली डिस्ट्रॉय कर देना, इरेज कर देना। देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। हर एक रेजिमेंट यानी कि सैन्य दल, रेजिमेंट का मतलब होता है सैन्य दल। अब हर एक सैन्य दल में अभी एक मतलब स्पेशल किस्म का एक्साइटमेंट था। तो अनदर अकाउंट है हमने जो लिया है, मतलब हिस्टोरिकल अकाउंट एक था, सूबेदार सीताराम पांडे ने लिखा था, उससे लिया है। तो बोलते हैं कि उनको 1812 में एज अ सिपाही रिक्रूट यानी भर्ती किया गया था बंगाल नेटिव आर्मी में, बंगाल के पास वाली आर्मी में। तो उन्होंने, नेटिव मतलब होता है नेटिव, हम पढ़ते हैं नेटिव अमेरिकन या कुछ भी, नेटिव मतलब कि वहीं का जो रहने वाला था। तो उन्होंने इंग्लिश मतलब आर्मी में 48 ईयर्स किए और उसके बाद 1860 में वो रिटायर हो गए। ही हेल्प द ब्रिटिशर टू सप्रेस द रिबेलियन थ्रू हिज ओन सन वाज अ रिबेल एंड वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। मतलब सोचिए एक ऐसा इंसान जिसका अपना खुद का बेटा उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, उसको कैसा लगता होगा। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत कोशिश की रिबेल रोकने की, और रोकने में शायद मैं कामयाब भी हुआ, लेकिन मेरे को नुकसान यही था कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने उन ब्रिटिशर्स ने मार डाला। On retirement, he was persuaded by his commanding officer Norgay to write his memoirs. तो उन्होंने मतलब कि वो बोलते हैं कि मुझे मेरा जो एक कुलीग ही था, मेरा कमांडिंग ऑफिसर ही बोल सकते हैं, उन्होंने मेरे को परसुएड किया, उन्होंने मेरे को मनाया, मतलब परसुएड मतलब मनाना। उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपने मतलब एक हिस्टोरिकल अकाउंट लिखिए, और उसके बाद मैंने मतलब कि ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861। वो बोलता है कि मैंने 1861 में लिखना मतलब ख़त्म कर दिया, अवधि में लिखा था, और नॉरगेट ने उसको इंग्लिश में कर दिया, और उसके बाद फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार नाम का एक टाइटल दे के पब्लिश कर दिया। तो यहाँ पे एक मतलब उनका जो अकाउंट था उसमें से ही एक उन्होंने एक पार्ट लिया हुआ है। लेट्स रीड। This is my humble opinion that this seizing of oath filled the mind of the sepoys with distrust and led them to plot against the गवर्नमेंट। तो वो बोलता है कि ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, ये मेरा एक विनम्र विचार है कि जो ये पावरफुल कंप्रेशन इन्होंने लिया है, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से इन लोगों ने जो यूनाइटेड उद का मतलब उद एक जगह थी जिसको हम अयोध्या, यहाँ पे उद वर्ड लिखा हुआ, ये एक नाम दिया था, दूसरा नाम था जो कि अयोध्या को दिया गया था, और ये मतलब कि यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा भी बोलते हैं इसको। एंड इट इज़ द रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया दैट इज सेंट्रल उत्तर प्रदेश, एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन 1856 में उन्होंने इसको एनेक्स किया था, अपने अंडर ले लिया था। वो बोलता है कि ऐसा हुआ था, और क्या होता है, वो बोल रहा है कि मेरा विनम्र विचार है कि इनको जो भी इन्होंने किया है कि मतलब अयोध्या यानी उद के ऊपर जिन्होंने अपना एक पावरफुल कंप्रेशन बनाया है सिपाहीज के मन में, जो इन्होंने मतलब अविश्वास पैदा किया, और उसके बाद उसी कारण से उन लोगों को मतलब प्लॉट अगेंस्ट का मतलब होता है कि स्कीम बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू डिफीट समवन, कि भाई गवर्नमेंट को उन्होंने ऐसा मतलब दिमाग बनाया कि भाई हम गवर्नमेंट को डिफीट करेंगे। एजेंट्स ऑफ द नवाब ऑफ उद एंड ऑल्सो द किंग ऑफ दिल्ली was sent all over India to discover the temper of the army। उनको अलग अलग जगह भेजा गया था कि भाई देखें कि आर्मी का मतलब कि हमारा जो नवाब था उद का, और जो राजा था दिल्ली का, उनको अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में भेजा गया कि देखें कि मतलब आर्मी का दिमाग में क्या माइंडसेट चल रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब फीलिंग्स का ख्याल रखा। दे वर्कड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ सिपाहीज टेलिंग देम हाउ ट्रीचरसली द फॉरेनर्स हैड बिहेव्ड देयर किंग। तो उन्होंने बताया कि कितनी बुरी तरह से उन्होंने उनके किंग के साथ व्यवहार किया है। उन्होंने 10,000 मतलब कि 10,000 तो उन्होंने लाई बना दिए, और प्रॉमिसेस बोल दिए झूठे, और उसके बाद उन्होंने मतलब इस तरह से कुछ बातें बनाई कि भाई ये किसी तरह से इनका माइंड वॉश हो जाए। और उसके बाद परसुएड सोल्जर्स टू मुटिनी एंड टर्न अगेंस्ट देयर मास्टर्स। तो उन्होंने क्या किया कि इतना कुछ बनाया, प्रॉमिसेस बनाए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब किसने बनाए, राजाओं ने, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको एक विद्रोह शुरू कर दिया उन्हीं के राजाओं के खिलाफ जो थे इंग्लिश। तो कि भाई विद द मतलब ऑब्जेक्टिव उन्होंने एक मतलब सोच रखी थी कि
हम क्या करेंगे, हमारा जो एम्परर मतलब हमारा राजा है वो वापस आ जाएगा अगर ऐसा करेंगे, और इसकी वजह से हम वापस हम अपना रूल जो है वो कैरी ऑन कर पाएंगे। और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो उनको दोबारा एक साथ काम करना पड़ता है, जैसे कि उनको एडवाइस करते हैं। तो इस पैराग्राफ में सिंपली ये बात बताई है कि किस तरीके से जो हमारे जितने भी हमारे रूलर्स थे उनकी बात करें, उन्होंने क्या किया, उनकी एक विद्रोह का ग्रुप बनाया, उनको बोला कि चलिए आप ऐसा ऐसा करिए, और फिर हमें उनके अंडर काम करना ही पड़ा। ये फिगर उन्होंने दी है। रिबेल्स सप्पॉइज एट मेरठ अटैक ऑफिसर्स एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर टू बिल्डिंग। तो उन्होंने बताया कि उनका रिबेल का किस्म का एक उन्होंने एक मतलब दृश्य यहाँ पे बताया, मैं दिखाती हूँ इसे, देखिए देखिए इस तरह का इन्होंने बताया था। फिर है यही है वही कंटिन्यू कर रहा है। चांस दैट अबाउट दिस गेम द सरकार सेंट पार्टीज ऑफ मेन फ्रॉम ईच रेजिमेंट टू डिफरेंट गैरिसन्स फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द यूज ऑफ द न्यू राइफल। तो वो बोलते हैं यह पॉसिबिलिटी थी कि इस टाइम जो हमारी गवर्नमेंट है यानी सरकार है वो अलग अलग लोगों की पार्टी को भेजेगी हर एक रेजिमेंट हर एक सैन्य दल से, ताकि वो क्या कर सके, सैन्य गढ़ में जाए और वहाँ पे न्यू राइफल यानी कि गन थोड़ी बड़ी साइज की, उसके जाके उन्होंने वहाँ पे चेक करे। दीज मैन परफॉर्म्ड इन द यूज ऑफ न्यू राइफल, और ये सब कुछ वो कर रहे थे। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि राइफल का बेसिकली अमीरों ने क्या नाम लिया है, क्यों नाम लिया, क्यों जरूरी थी ये राइफल भारतीय इतिहास में, क्या इसका रोल प्ले हुआ। और मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने अलग अलग ऐसे बनाना शुरू कर दिया कि न्यू प्रैक्टिसेस बनाई कि मतलब कि वो क्या करते थे कि इन जो उन्होंने राइफल्स यूज़ करते थे उसको वो ग्रीस करते थे, लुब्रिकेट करते थे, गाय और मतलब सुअर को मार के उनकी चमड़ी से जो चर्बी निकलती है, फैट निकलता है, उससे वहाँ पे वो उसकी रोंद सी भरते थे। तो वो शायद कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम्स और हिंदू दोनों के ही विचारों में एक मतलब एक बुरा मतलब विचार आ रहा था कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। द मेन फ्रॉम और रेजिमेंट रोड टू अदर्स इन द रेजिमेंट टेलिंग देम अबाउट दिस एंड देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। जब उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है भाई, ऐसा ऐसा ड्रिल शुरू करने वाले हैं, प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में एक एक्साइटमेंट थी। और कुछ लोगों ने बोला कि 40 ईयर्स की सर्विस में कभी भी ऐसा सरकार ने हमें नहीं करने को कहा जिससे कि हमारे जो धर्म है उसकी बेइज्जती हो। लेकिन हमने पहले ही मेंशन किया कि सप्पॉइज का जो माइंड था उसको जो हमारा मतलब सीज ऑफ उर्थ मतलब कि उन्होंने उनके दिमाग को ऐसा बना दिया कि हमें ऐसा ऐसा करना है, उन्होंने ऐसा ऐसा बुरा करके लिया और फिर उन्होंने दिमाग में उनके पहले से गंदगी डाल दी थी। गंदगी तो मतलब अच्छे के लिए ही डाली थी। इंटरेस्टेड पार्टीज वर क्विक टू पॉइंट आउट द ग्रेट एम ऑफ द इंग्लिश वाज टू टर्न ऑल इंटू क्रिश्चियंस। तो यही जो इनका मेन मोटो था कि क्या करेंगे, राइफल का भी शायद यही इन्होंने मोटो बनाया था, अभी तक तो जान नहीं पाया कोई क्या मोटो था कि हम लोग इनका धर्म परिवर्तन करवा देंगे। और जो फिर इसके बाद यही सब ये चाहते थे, और उसके बाद जो मोहम्मदन्स और हिंदूस थे दोनों ही जो बुरी तरह से इसको नहीं मानते थे। तो जो कॉलोनियल साहिब थे उन्होंने वाज द ओपिनियन, जो कि इन्होंने ही भी बताया है कि एक्साइटमेंट थी या कुछ भी था। तो यही सब कुछ इस पैराग्राफ में बताया। दिस इज नॉट बेसिकली टू मच इंपॉर्टेंट, दिस इज जस्ट द केस स्टडी। चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, ये इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, तो इसलिए हम इस केस स्टडी को यहीं पर इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं डालेंगे, इतनी मीनिंग्स में इसमें नहीं जाएंगे। एक्टिविटी, वट वर द इम्पोर्टेंट concerns in the mind of people according to सीताराम and according to विष्णु भट्ट। तो सीताराम की अगर हम बात करें तो उनके दिमाग में यही था कि हम लोगों के जितने भी रेबल्स या कुछ भी है तो वो उन्होंने बिल्कुल गलत किया। अगर हम लोगों की आंखों से देखें तो उन्होंने बिल्कुल गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्पेशली उद के साथ। और जो भी कर रहे हैं राइफल्स में उनका फैट डाल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और अगर हम विष्णुपद की बात करते हैं, उनका मतलब ये था कि इन लोगों को ये बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। और दोनों का ही मोटिव देखें तो यही था। अगर हम लोगों की आंखों से देखें तो हम यही समझते हैं कि वो लोग यही बोल रहे थे कि धर्म परिवर्तन वो करवाना चाह रहे थे। What role did they think the rulers were playing? So what role did the sepoys seem to play? Rulers क्या रूल प्ले कर रहे थे? Rulers was basically प्ले कर रहे थे जो रूल वो था उनके माइंड वॉश करना, उनको अपनी साइड करना और उनको ही गद्दार बना देना अपने ब्रिटिशर्स अपने मास्टर्स के सामने। और जो हमारे सिपाहीज थे वो वही रूल कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए, अपने राजा महाराजा की आज्ञा का पालन। अब मुटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। मुटिनी का मतलब होता है रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी। कोई पर्सन जो सुप्रीम है उसके ऑर्डर को मानने से इनकार करने को मुटिनी बोलते हैं। द इवन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया Though struggles between the rulers and the ruled are not unusual, sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state becomes down. तो बात करें अगर इन सब की तो यही जो उनका रिफ्यूजल था, मुटिनी का मतलब हो गया रिफ्यूजल। तो ये जो इनका रिफ्यूजल था कोई ऑर्डर ना मानने से
तो उन्होंने बोला कि ये हर बार अनयूजुअल नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये ज़रूर मतलब होगा ही होगा, लेकिन ऐसी जो स्ट्रगल्स थी कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसके बाद उनके बाद धीरे धीरे यहाँ पे रिफ्यूजल यानी मना करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे जो हमारे सिपाही से वो स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बिलीव करना स्टार्ट करते हैं कि हमारा कॉमन एनिमी जो है वो सेम ही टाइम पे है, दूसरा एनिमी खड़ा हुआ है। तो वो शायद ऐसा था कि बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो बिलीव कर रहे थे कि कॉमन एनिमी, let's read the sentence again, a very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time। उन्हें लगता था कि हमारा एनिमी सेम है और एक ही वक्त में हम लोगों को उस एनिमी को मात देनी है, ये उनकी सोच थी। For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around। और उन्हें लगता था कि ऐसी सिचुएशन के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, इनिशिएटिव लेने वाला कोई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए कोई चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करने वाला कोई चाहिए, और शायद वो ऐसे इंसान अभी ढूंढ रहे थे। सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। अभी सिचुएशन बन गई आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट, और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बाद क्या हुआ, और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बहुत बड़ा रेबेलियन देखा मई 1857 में। लेट्स राइट इट अगेन, मई 1857। और बहुत ज़्यादा मतलब पहले तो राजा महाराजा कर थे, अब लोगों ने करना शुरू किया, जिससे कि कंपनी की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब हड़बड़ाहट सी हो गई। सिपाहीज ने क्या किया, रिफ्यूजल किया और बोला कि हम मेरठ, बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ में स्टार्ट हुआ, और बहुत ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने बोला कि हम भी इस विद्रोह में शामिल होंगे। और जो थे मतलब बिगेस्ट बात करें, छोटे की बात करें, उन्होंने बोला कि हम रिफ्यूजल करेंगे इस कॉलोनिज्म के खिलाफ जो उन्होंने हमें अपने अंडर रखा हुआ है, हमारे रेवेन्यू रिसोर्सेज लिए हुए हैं, हमारे राजा महाराजाओं को अपने अंडर किया हुआ है, और ये सब चीज़ें। और 19th सेंचुरी में कहीं भी मतलब दुनिया की अगर हम बात करें, उन्होंने बोला हम उसको ख़त्म करके रहेंगे, बिल्कुल गलत है। इस पैरे में यही बताया है, पैराग्राफ में यही बताया है कि इस तरीके से कभी कभी छोटी छोटी स्ट्रगल्स भी बहुत बड़ी बन जाती हैं, और इसी तरह से एक छोटी सी चिंगारी बड़ी सी एक मशाल में बदल जाती है और वो पूरे देश को भी जला के रख सकती है। तो यही इन्होंने यहाँ पे बताया है। सो मिडेनी का मतलब हमने देख लिया। अब यहाँ पे इन्होंने फिगर दिया हुआ है, द बैटल इन द कैवेलरी लाइन्स, किस तरह से बैटल्स हो रहे हैं, हाथियों पे कुछ चढ़े हैं, कुछ लोग कहीं पे चढ़े हुए हैं, मतलब अलग अलग किस्म से यहाँ पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। यहीं पे उन्होंने बताया है कि 3 जुलाई 1857 इवनिंग, शाम की बात करें तो 3000 विद्रोह जो थे वो बरेली से आए थे, और उन्होंने जमुना रिवर को क्रॉस किया, दिल्ली में घुस गए, और उसके बाद ब्रिटिश कैवेलरी पोस्ट को भी उन्होंने वहाँ पे अटैक किया, और बैटल जो है वो पूरी रात चली थी। फिगर यहाँ पे उन्होंने दी हुई है मंगल पांडे की, जो कि स्टेम है कि जिन्होंने दी थी मंगल पांडे की। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है कि हम लोग हमेशा हमारे देश के लिए तैयार रहें। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, 29 मार्च 1859 की बात करें तो एक यंग सोल्जर मंगल पांडे, जिनको हम अपने भाषा में मंगल पांडे ही बोलते हैं, उनको फांसी चढ़ा दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था बैरकपुर में, तो वो पोर में सॉरी। तो बहुत कुछ दिनों के बाद कुछ सिपाही से रेजिमेंट के मेरठ के, जिन्होंने उनको बोला कि हम ये न्यू प्रैक्टिस को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे जो आप लोगों ने प्रैक्टिस लॉन्च की है, जिसमें क्या होता था कि जो उनके मतलब सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड, कि जो उनकी जो न्यू ड्रिल मतलब होता है प्रैक्टिस, लेट मी राइट प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस। तो उन्होंने वो बोलते थे कि हम लोग क्या करेंगे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप काउस यानी कि गाय और सुअर की जो फैट यानी चर्बी है उससे हमारे राइफल में ग्रीसिंग करो, तो हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 85 सिपाहीज को डिसमिस कर दिया गया था सर्विस से, और उसके बाद उनको 10 साल तक मतलब जेल भी रहना पड़ा था, और ये 9 मई 1857 में हुआ। तो यहीं भी चिंगारी उठ रही है आज़ादी की, भारत को आज़ाद कराने की। दिस रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी बात करेंगे और बाकी के इंडियन सोल्जर्स की मेरठ की, तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, क्योंकि 10 मई को सोल्जर्स जो थे वो जेल में चले गए मेरठ के, और उन्होंने उस जेल में बंद हुए जितने भी उनके सिपाही यानी कि सोल्जर्स थे उनको उन्होंने वहाँ से आज़ाद करवाया। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया, उनको मार दिया, गन्स ले ली, फिर उनके बाद बहुत ज़्यादा काम किए। एम्युनिशन का मतलब होता है कि गोला बारूद, उन्होंने उनसे गोला बारूद भी ले लिया, और उसके बाद उन्होंने बिल्डिंग में उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये फिरंगी का मतलब भी यहाँ पे इन्होंने दिया है फॉरर। हम बोलते हैं ना, गाने भी आते हैं, भाग भाग रे भाग फिरंगी, तो मतलब फिरंगी हम अपनी भाषा में जिसको बोलते हैं। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। तो वो डिटरमाइंड थे कि श्योर थे, दृढ़ थे कि हम अपने देश में इन लोगों का जो रूल है, जो ये लोग हमारे ऊपर अपना कैप्चराइजेशन कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके ही रहेंगे।
बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टीड, अब उसकी जगह कौन करेगा? तो जो सोल्जर्स थे उसको आंसर मिल गया था मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। उनको आंसर मिल गया कि अगर ये नहीं करेंगे तो मुगल ही ठीक है, लेकिन इनकी बजाय इनके अंडर काम करना हमसे नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे सिपाही थे मेरठ के, उन्होंने पूरी रात मतलब चले घोड़ों पे, और उसके बाद दिल्ली में सुबह सुबह ही पहुंच गए। जैसे कि उनको न्यूज़ आई कि अराइवल मतलब हुई कि भाई, तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ की रेजिमेंट थी जो दिल्ली में थी वो भी विद्रोह के लिए शुरू हो गई। फिर मतलब अगर एक जगह थोड़ी चिंगारी लगती है, धीरे 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 सभी को चपेट में लेती है। जैसे भी कोरोना चल रहा है, धीरे 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 सभी को चपेट में ले रहा है, वैसे ही ये भी वायरस चला था, फ्रीडम का वायरस, कि भाई फ्रीडम चाहिए हमें, आज़ादी चाहिए हमें। तो ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उनको मार दिया गया। उसके बाद फिर उनके जो मतलब जो भी उनके पास था, उनके हथियार थे, गोला बारूद था, उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सीज कर दिया, बिल्डिंग को कर दिया ख़त्म, और सब कुछ उन्होंने कर दिया। फिर था ट्रिम्फेड सोल्जर्स गैदर। ट्रिम्फेड मतलब कि जो पहले से वो बैटल जीत के आए थे, जिन्होंने पहले भी जहाँ पे कहाँ पे जाके, जहाँ पे उन्होंने कुछ जो सिपाहीज को बंद करके रखा था, वहाँ से जो उनको करके आए थे, उन्होंने क्या कर दिया, वो भी किसके आगे पीछे, रेड फोर्ट के आगे पीछे मतलब गैदर हो गए, जहाँ पे वो रहता था बहादुर शाह जफर। और उसके बाद उन्होंने डिमांड किया कि हम उनसे मिलना है। फिर जो एम्परर था उन्होंने वो बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि भाई इतनी बड़ी इनकी पावर है, इनको हम कैसे अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बट द सोल्जर्स परसिस्टेड कंटिन्यू, उन्होंने कंटिन्यूअली उनको मनाने की कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज ए लीडर। अब जब तक कोई किसी पार्टी का लीडर नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो यही उन्होंने बात बोली कि भाई हम इसको अपना लीडर मानते हैं, हम इसके अंडर काम कर रहे हैं, तो आप अब कुछ नहीं कर सकते। द एजिंग एम्परर, अब कोई मर रहा है तो वो बोलेगा यार चलो मरते मरते किसी का भलाई कर चलते हैं। तो जो एजिंग एम्परर मर रहा, जो एम्परर हमारा था, उसने क्या किया, उसको डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी। फिर उसने लेटर्स लिखे चीफ्स को, रूलर्स को, और उन्होंने बोला आप आगे आइए, और कॉन्फेडरेंसी मतलब कि अलायंस बनाइए इंडियन स्टेट का, कि हम लोग क्या करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध करेंगे। और ये जो छोटा सा स्टेप बहादुर शाह जफर ने लिया था उसका बहुत बड़ा कंक्लूजन था, मतलब कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। इम्प्लीकेशन मतलब कंक्लूजन। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्ट में रूल किया हुआ था। और छोटे छोटे रूलर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेरिटरीज को मुगल रूलर के बिहाफ में भी कंट्रोल किया हुआ था। अब जैसे जैसे एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा ये सोचते थे कि अगर मुगल एम्परर ने फिर से रूल करना शुरू कर दिया तो उनकी टेरिटरीज फिर से उनकी अथॉरिटी में आ जाएंगी। तो शायद वो भी अपना मतलब निकाल रहे थे। ब्रिटिश ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि कभी हो जाएगा, लेकिन दे थॉट द डिस्टर्बेंस कास्ट बाय द इशू ऑफ द कैटरेजेस वुड डाई डाउन। उन्हें लगा था कि जो ये इन्होंने डिस्टर्बेंस मचाया हुआ है कि आप यहाँ पे हमारे कैटरेजेस में ग्रीस मत लगाइए फैट की, वो शायद बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन बहादुर शाह जफर का जो डिसीजन था कि वो रेबेलियन को ब्लेस करेगा, अपनी ही मतलब एक किस्म का उसमें अपना साथ देगा। यहाँ पे ब्लेस का मतलब ये नहीं कोई उनका आशीर्वाद देना, मतलब कि उनका रिवार्ड एक किस्म का वो बनेगा, उनका एक किस्म की वो दुआएं उनको देगा, आशीर्वाद देगा। तो वो मतलब समझता था कि ऐसा कुछ होगा, और एक ड्रामे की तरह ही सब कुछ चला जा रहा था। हालांकि बहुत ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने देखा कि इंस्पायर्ड और इंथ्यूज्ड हो गए। बहुत ज़्यादा लोगों को पॉसिबिलिटी लगी कि अब जो राजा महाराजा हैं वो फिर रूल कर सकते हैं, और वो प्रेरित और उत्साहित हो गए, क्योंकि वो एक ऑप्शन था उनको वापस रूल करने का। इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। तो वो शायद कॉन्फिडेंस उनको मिल गया वहाँ से। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। वीडियो फिर से बता देती हूँ, लाइक अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा भी अच्छा कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर लाइक करिएगा। फिर से बता देती हूँ, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इफ़ आई हैव स्पोकन समथिंग रॉन्ग तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो गाइज ये जो चैप्टर था ये बेसिकली हमारे भारतीय इतिहास का ही एक चैप्टर है, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कभी हमें इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग कभी कभी इतिहास को भूल जाते हैं, लेकिन शायद ये वही आज़ादी दिलाने वाले लोग थे जिनके कारण हमें आज़ादी मिली, और शायद बहुत ज़रूरी था हम सबके लिए आज़ादी पाना, अन्यथा हम लोग भी आज नहीं होते। सो गाइज अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में आज ज़रूर अपनाएं। इसी के साथ थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। तो कभी मत भूलेगा इस चीज़ को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे वंस अगेन।